बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी बेटा, ये अब आपको पता है कि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। जितने भी पोइट्स हैं, बेशक आप सारे पोइट्स ना करें, लेकिन कीट्स एज अ पोइट, ठीक है, इसी तरीके से शैली एज अ पोइट, इसी तरीके से विलियम ब्लेक एज अ पोइट, वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट, जितने भी पोइट्स हैं ना उनको एज अ पोइट आप याद कर लें। क्योंकि ये क्वेश्चन बजाय इसके कि आप सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करें, ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता होता है, कोई भी पोइट है उसका एज अ पोइट वाला क्वेश्चन आप कर लें। ये एक जनरल क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन करने से बेहतर है आप एज अ पोइट, 6 किताबें हैं ना आपकी, तो अगर आप एज अ पोइट कर लें तो उसमें क्या होता है कि एक तो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो कि आए हुए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शैली की लिरिकिज्म की बात हो रही है तो आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज लिरिक, ठीक है। जितने भी पोएट्स हैं उनके क्या क्या स्टाइल्स हैं, उन्होंने कौन कौन से लिटरेरी टर्म्स यूज किए हैं, आज आपने बैठ के शैली ने जितने लिटरेरी टर्म्स यूज किए हैं करंट नोट्स के अंदर बैठ के वो अंडरलाइन करने हैं। और आज आप मुझे पॉइंट्स बताएंगे कि मैम हमने ये पॉइंट्स नोट किए हैं, इसमें हमारे पूरी शैली में ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पॉइंट करना है, ठीक है। वैसे तबस्सुम ने तो वैसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस शेयर कर दिए हैं, शैली के भी तबस्सुम शेयर किए ना आपने शैली के शॉर्ट क्वेश्चंस जी मैम, मैंने कर दिए। कर दिए ना। लेकिन फिर भी ऑन द सेफर साइड देखें, इसमें और कौन कौन से लिटरेरी टर्म्स है उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता होता है कभी कभार ना, तो इस वजह से पास पेपर्स पे खाली ना रहिएगा। ये वो 20 नंबर होते हैं जो आप लोगों के पक्के होते हैं, और ये वो 20 नंबर होते हैं जो एक इम्प्रेशन आपका देते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें वो लिरिक होती बेसिकली क्या है। A lyric is a short poem which is spontaneous and expressive of poet's personal feelings and idea, ठीक है। एक छोटी सी पोएम होती है जिसके स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस कहते हैं कंटिन्यूस ना, स्पॉन्टेनियस चलता ही चला जा रहा है, और एक एक्सप्रेसिव एक्सप्रेशन होता है ये पोइट्स की पर्सनल फीलिंग का और आइडियाज का। Lyric has two qualities. It is rapturous and contains pure passions which arise straight from the poet heart. ठीक है, rapturous होती है, pure passions होते हैं जो कि poet के direct heart से निकलते हैं। Passions as well as the language are simple. Shelley genius is essentially lyrical. He is indeed. अब ये जो है ना, इस लाइन को आप लोगों ने अंडरलाइन करना है। और ये जो आपका ये शैली जीनियस इज एसेंशियली लिरिकल, इसको आप कोट्स में लिखते जाएं, ठीक है। एंड में फिर आप मुझे कहते हैं मैम कोट्स कैसे याद करें, जितनी कोट्स आ रही है ना उसको एक पेज के ऊपर लिखते जाएं, और ये फिर आपका एक रजिस्टर बन जाएगा, ठीक है। तो शैली स्टार्ट हो रहा है, मेक द पॉइंट्स, ये इसमें लिटरेरी टर्म्स यूज हुए हैं, ये इसके की पॉइंट्स हैं और ये इसकी कोट्स हैं, बस दैट्स ऑल। तो ये वो कोट है जो हर पोएम के अंदर एडजस्ट हो जाएगी। ही इज इंडीड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिकल पोएट हैज that England has ever produced. In no other poem one comes across such intensity of feeling, spontaneity of expression, the roaring height, as well as the poignant intensity of sound. A lyricist must be intensely imaginative and should be a man of sensitive nature. Both the traits are found in Shelley. Rickett says Shelley exhaled words as flower exhales fragrance, and just the fragrance of a blossom varies in quality and power. So did Shelley's verse vary in poetic merit. अब यहाँ पे देखें, रिकेट की एक और क्रिटिक है जिसने शैली के बारे में कुछ कहा है, ठीक है। और शैली क्या करता है, एक्सेल करता है एक वर्ड्स को, जैसे कोई फ्लावर एक्सेल करता है फ्रेग्रेंस, ठीक है। जैसे एक फ्लावर जो है, इनहेलेशन किसे कहते हैं, अंदर की तरफ सांस लेना, और एक्सेलेशन बाहर सांस निकालना, ठीक है। तो वो ऐसे अपनी फीलिंग्स को, ऐसे वर्ड्स को एक्सेल करता है, ऐसे लिखता है जैसे एक फूल जो है वो खुशबू बखेरता है। जैसे द फ्रेग्रेंस ऑफ अ ब्लॉसम वेरीज इन क्वालिटी, इसी तरीके से जैसे एक खुशबू होती है ना एक फूल की, वो वेरी करती है, हर फूल की जो खुशबू होती है वो वेरी करती है इन क्वालिटी एंड पावर, इसी तरीके से शैली की वर्ड्स जो है वेरी करती है पोएटिक मेरिट में। The lyric cry rises straight from his heart and goes straight to the heart of the reader. और ये जो lyric cry है वो कहाँ से राइज होती है, उसके डायरेक्ट हार्ट से राइज होती है। और हाँ, क्योंकि दिल से बात निकलती है, तो मैं क्या कहती हूँ आप लोगों को, बेटा दिल से बात निकलेगी तो दिल तक टकराती है।
दिमाग से बात निकलेगी तो दिमाग तक जाती है, ठीक है। रूह से बात निकलती है तो रूह को टकरा जाती है। तो बात जहां से निकलती है वहीं पे जाके टकराती है, ठीक है। तो आप देखते होंगे बात लोगों की हम बातें सुनते हैं वो बड़ी स्पिरिचुअल होती है, पता है वो कहाँ से बात कर रहे होते हैं, वो रूह से बात कर रहे होते हैं। अपनी रूह से बात करेंगे, अपनी रूह के थ्रू बात करेंगे, अपनी रूह 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 के थ्रू बात करेंगे तो रूह को, अगले बंदे की रूह को टकरा जाएगी आपकी बात, उसकी स्पिरिचुअलिटी को टकराती है। जब आप इंटेलेक्चुअल वाली बात करते हैं ना, ठीक है, लाइक माइंड की बात करते हैं, वो जाके माइंड से टकराती है। कासिम अली शाह एक बड़ी प्यारी उसकी मैंने बात सुनी उस दिन, मैं सुन रही थी उसको। कहता है कि आप, अगर आप जानना चाहते हैं ना अगला बंदा सूफी है या नहीं है, ये मत सोचेंगे वो कसीदे कितने बोल रहा है। अगर उसके पास बैठ के आपको अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी फील होने लग जाए ना, तो समझ लें कि इस ये बंदा सूफी है। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं वो किताबें पढ़ के नहीं आते, वो उनका माइंड ही ऐसा होता है। तो आप उनके साथ बैठ के अपने आप को इंटेलेक्चुअल फील करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जिस बंदे के साथ बैठ के जैसी फीलिंग्स आती है ना वो वैसा ही होता है। आप एक नेगेटिव बंदे के पास बैठेंगे ना तो आपको नेगेटिव फीलिंग्स आने लग जाएंगी, एक पॉजिटिव बंदे के पास बैठेंगे आपको पॉजिटिव। तो एक्चुअली जो अगला बंदा होता है ना उसके साथ जब आप बैठते हो और आपको कैसी फीलिंग्स आ रही हैं तो वो बंदा वही होता है, ठीक है। तो हम हर किसी को इंटेलेक्चुअल नहीं कह सकते। इंटेलेक्चुअल वो बंदा होता है जो आपके अंदर का इंटेलेक्ट जगा दे। स्पिरिचुअल वो बंदा होता है जो आपके अपने स्पिरिट को जगा दे। मोटिवेशनल वो बंदा होता है जो खाली लेक्चर ना दे और आपको कहे कि हाँ जी जी महीने में 1 लाख से ऊपर आप कमा सकते हैं। मोटिवेशनल इंसान वो होता है जो आपको बताता है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। तो ये वाली चीज अगर आपके अंदर जाग जाए तो समझ ले ये बंदा मोटिवेटेड है, अदरवाइज इसकी सिर्फ बातें ही हैं, ठीक है। मैं कई लोगों के पास बैठती हूँ, मैं कई लोगों के पास बैठती हूँ, बाद लोगों की वाकई सिर्फ बातें होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो अंदर से बात करते हैं ना तो वो जाके फिर अंदर टकराती है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। यहाँ पे वही बात होती है क्योंकि वो कहाँ से बात कर रहा है, माइंड से, हार्ट से बात कर रहा है ना, तो दिल से बात करेंगे तो दिल को टकराती है, समझ गए बात। दिस इज वाई स्वाइनबर्न हैज कॉल्ड हिम द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। इस वजह से स्वाइनबर्न उसको क्या कहता है कि वो परफेक्ट सिंगिंग गॉड है। इसको भी अंडरलाइन करें, इन्वर्टेड कॉमास में कर ले, आपके पास बुक्स हैं। फॉर देयर इमोशनल एक्सटेसी, spontaneity and music, rapture and simplicity, personal melancholy and prophetic passion, Shelley lyrics have become part and parcel of human memory. His lyrics are either personal or impersonal. Impersonal lyrics are those in which he talks about others. These include the lyric of nature, of hope, and of liberty, sorry. और ये lyrics कौन से हैं? ये lyrics of nature हैं, hope के हैं, and liberty के हैं। Love, freedom, and nature constitute the main theme of poetry. There are certain lyrics in Shelley which are combination of personal elements and graphic picture of nature. For instance, stanzas written in rejection is depiction of his own state at that moment when he was dejected and frustration. For example, अगर हम उसके stanzas देखें जो कि लिखे हुए हैं डिजेक्शन में, तो वो क्या है, वो डिजेक्शन है उसकी अपनी स्टेट ऑफ माइंड की, ठीक है। खुद वो डिजेक्टेड हो गया है, दैट मोमेंट ही वाज डिजेक्टेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। तो जब आप खुद डिजेक्टेड होते हैं, खुद फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो आप अपने इमोशंस आपके उसी तरीके से रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। और वर्ड्सवर्थ इसी को कहता है ना कि पोइट्री क्या है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, ठीक है। बट देयर इज अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर एज वेल। द सन इज वार्म, द स्काई इज क्लियर, द वेव्स आर डांसिंग फास्ट एंड ब्राइट। In Ode to West Wind, there is a fusion of personal and impersonal. The poem has a universal import, as the poet says that destruction lead to regeneration. कि हमेशा डिस्ट्रक्शन जो है वो रीजनरेशन की तरफ जाती है, डिफीट टू सक्सेस, और हार के बाद ही आप जीतते हैं। होप एक्सटेंडेड टू मैनकाइंड इज क्रक्स ऑफ द पोएम। और होप जो है एक्सटेंडेड टू मैनकाइंड, ये क्रक्स ऑफ द पोएम है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि बेटा जब तक आप मरते नहीं हो ना तो रीबर्थ भी नहीं होती। तो एक दफा दोबारा से जीने के लिए एक दफा मरना तो पड़ता है, ठीक है। जब तक आप मरेंगे नहीं ना, आप अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकते।
ठीक है, मैंने जितने दुनिया के कामयाब तरीन इंसान देखे हैं ना, उन वो कहीं ना कहीं जाके मरे हैं, और बहुत बुरा उनके साथ हुआ है। ऐसे कोई कामयाबी अल्लाह नहीं देता। अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह कुएं में ना फेंकता ना, तो वो बादशाह भी ना बनते। कहाँ से वो कुएं का सफर और कहाँ से वो बादशाह बने। तो दैट इज द थिंग कि एक दफा फिर से जीने के लिए एक दफा फिर से मरना पड़ता है, और ये जिंदगी के उतार चढ़ाव इंसान की जिंदगी में आते रहते हैं। Shelley lyrics are marked by spontaneity of expression and variety of music. For example, in Ode to West Wind, we observe that the ode has the impetuosity of the west wind itself, which actually makes the poet its lyre and arouses the tumult of mighty harmonies out of his soul. In fact, Shelley is pushed forward by rush of poetic energy. As far as the variety of music is concerned, even the most pessimistic of his lyrics produce in our mind joy and delight. In fact, it is the sadness of these lyrics that make them so sweetly melodious. ठीक है, ये सैडनेस है उसके लिरिक्स की जो कि उसको मेलोडियस बनाती है। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है उसकी पोइट्री की, कि एंड पे वो होप भी देता है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक है। Into a skylark, he says, our sweetest songs are those that tell of saddest thought. ठीक है, हमारे sweetest songs वो हैं जो कि हमें क्या बताते हैं, tell of saddest thought। अब जैसे हमने टीएस इलियट के बारे में पढ़ा, तो टीएस इलियट क्या कहता है कि द फंक्शन ऑफ पोइट्री इज टू एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, फंक्शन ऑफ पोइट्री सिर्फ ये नहीं है कि आप एक इंसान को एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड के अंदर लेके चले जाओ और आप एक रोमांटिसिज्म वाली स्टेट में, बस एक एक्सटैटिक स्टेट में आप चले जाओ। नो, वो भी वही बात करता है। और यहाँ पे भी अगर हम कहें तो आप यहाँ पे वो पोइट्री की डेफिनेशन आप ऐड कर सकते हैं जो टीएस इलियट ने कहा है कि फंक्शन ऑफ पोइट्री क्या है, टू डिपिक्ट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, ह्यूमन लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है अगर आप उसको डिपिक्ट करते हैं, ये फंक्शन है पोइट्री का। His strength lies in his music far more than in thought. According to Arnold, the right sphere of Shelley genius was the sphere of music. ठीक है, तो राइट स्पेयर कौन सा है शैली की जीनियस का, ये भी बेटा अंडरलाइन कीजिएगा और इसको आपने लिखना है। His lyrics have emotional ecstasy and are marked by feelings of joy. Prometheus Unbound contains different lyrics in which Shelley talks about the regeneration of mankind. We are delighted at the possible liberation of mankind and Edward of the golden millennium. However, the ecstatic quality of his lyric is not a permanent feature, as the note of ecstasy is often overbalanced by note of melancholy and despair। ठीक है, उसका ये जो एक्सटैटिक क्वालिटी है ना उसके लिरिक की, वो परमानेंट फीचर नहीं थी। और टू द स्काईलार्क के अंदर हमने क्या किया, देखा कि उसने स्टार्टिंग के जितने स्टैंडर्ड्स थे उसने नेचर को नेचर के साथ कंपेयर किया। उसने स्काईलार्क की ब्यूटी को रिमेनिंग दुनिया की जितनी नेचर है, यूनिवर्सल जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, उसके साथ कंपेयर किया। कभी उसने डूबते हुए सूरज से कंपेयर किया, कभी उसने चमकते बादलों से कंपेयर किया, कभी उसने फूल के साथ कंपेयर किया, कभी उसने रेनबो के साथ कंपेयर किया। बट एट द एंड उसने फिर उसको ह्यूमन लाइफ के साथ कंपेयर किया, और वहां पे एक मेलनकलिक टोन हमने देखी लास्ट 3 to 4 स्टैंजास के अंदर, जब वो ह्यूमन लाइफ को, एक मोर्टल की लाइफ को इस इमोर्टल बर्ड के साथ कंपेयर करता है। अपने फीवर एंड फ्रेट्स को वो कंपेयर करता है विद द जॉय ऑफ द स्काई लार्क। तो वहां पे हम देखते हैं कि एक नोट ऑफ मेलनकली और डिस्पेयर हमें शो होता है। This results in a fine blending of hope and despair, melancholy and joy, coupled with his prophetic vision. According to Herford, the greatest of these lyrics, the Ode to West Wind, combines with the highest degree of imaginative quality the two other characteristic notes of Shelley Rare, personal despondency and prophetic passion. He often paints a dismal picture of himself. For instance, in stanzas written in dejection, he says, alas, I have nor hope, nor health, nor peace within, nor calm around. And in Ode to West Wind, oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud. अच्छा जी, यहाँ पे देखें वो और टू डिजेक्शन में भी कुछ इसी तरह की बात करता है कि वो कहता है ना तो मेरे पास कोई होप है ना हेल्थ है, नॉर पीस विद इन, ना मेरे अंदर कोई पीस है, नॉर काम अराउंड, ना मेरे इर्द गिर्द कोई काम है। एंड इन और टू वेस्ट माइंड वो क्या कहता है, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीव, अ क्लाउड। ठीक है, और टू वेस्ट माइंड में क्या वो अपना एक पैशन वो जगाता है कि मुझे लिफ्ट करो। ठीक है, एज अ वेव लिफ्ट करो, क्योंकि वो किससे बात कर रहा है, वेस्ट वाइंड। वेस्ट वाइंड्स क्या होती है, कूल ब्रीजेस होती हैं।
ठीक है, a leaf, a cloud, एक cloud, I fall upon thorns of life, I bleed, क्योंकि मैं जो हूँ thorns of life के ऊपर जाके गिर गया हूँ, जिंदगी के कांटों में मैं उलझा हुआ हूँ और मैं ब्लीड कर रहा हूँ, यानी कि मैं बहुत दुखी हूँ. His lyrics embody deep sense of emotion. They flow deep from his heart. In most of his lyrics, there is a note of desire. In Ode to West Wind, there is a beautiful fusion of lyrical breadth with lyrical intensity. No other poem is more passionate, more full of force, by which the idea and its form are united into one creation as Ode to West Wind. His impersonal lyrics have a prophetic note. No doubt we find prophetic touches in some of personal lyrics, but the impersonal lyric deals only with his dream of the regeneration of mankind and his prophecy of golden millennium. अब यहाँ पे देखें कि वो क्या कह रहा है कि उसके ये जो इम्पर्सनल लिरिक्स हैं, इम्पर्सनल क्यों है और पर्सनल क्यों नहीं है. देखिए, जो पर्सनल होती है ना पोइट्री, वो होती है सब्जेक्टिव पोइट्री. आपके पर्सनल इमोशंस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल फीलिंग्स, ठीक है, ये सारी क्या होती है, ये आपकी सब्जेक्टिव पोइट्री होती है. इम्पर्सनल लिरिक्स क्या होता है, बीइंग एन ऑब्जर्वर, आप लाइफ को देखते हो, आपने जो उसके बारे में फील किया आप उसको बताते हो. ठीक है, तो यहाँ पे वो जो प्रोफेटिक टचेस है ना इन सम पर्सनल लिरिक्स, ठीक है, पर्सनल लिरिक में, बट द इम्पर्सनल लिरिक डील ओनली विद हिज ड्रीम ऑफ रीजनरेशन ऑफ मैनकाइंड. लेकिन वो क्या कहता है कि ठीक है, इंसान की जिंदगी में ये अब आपकी ऑब्जर्वेशन होती है. इम्पर्सनल क्या चीज होती है, वो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, वो आपके इमोशंस नहीं होते. तो जब हम इम्पर्सनल पोइट्री की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पोइट जो है उसकी क्या ऑब्जर्वेशन है, वो क्या कंक्लूड करता है, उसकी नेचर क्या है. अब यहाँ पे इमोशंस की बात नहीं होती. ठीक है, पर्सनल इमोशंस आर अ डिफरेंट थिंग. उसमें ये है कि आप गम में डूबे हैं और आप बता रहे हैं. अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इधर अगर मैं बात करूँ ना, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड. ठीक है, अब यहाँ पे ना ये जो लाइफ है, ये उसकी पर्सनल फीलिंग्स है, ये पर्सनल है. ठीक है, पर्सनल पोइट्री है या सब्जेक्टिव पोइट्री है, क्योंकि वो उसकी लाइफ के बारे में हमें पोर्ट्रे कर रहा है कि भाई वो बहुत दुखी है या जो भी है वो अपनी लाइफ से. लेकिन बीइंग एन ऑब्जर्वर, वो वेव से क्या कर रहा है, वो स्कूल ब्रीज से क्या कह रहा है, उस वेस्ट वाइंड से क्या कह रहा है, कि मतलब ये वो नेचर है जो मुझे सूट करती है, और ये उसकी ऑब्जर्वेशन है नेचर के बारे में. अब वो उससे कह रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिस इज एन ऑब्जेक्टिव पोइट्री और दिस इज अ सब्जेक्टिव. तो हम क्या करेंगे कि उसने पर्सनल एंड इम्पर्सनल दोनों का कॉम्बिनेशन लिख के बना के एक लिरिक लिखी है. तो इट मीन्स कि ought to west mind is a beautiful fusion of पर्सनल एंड इम्पर्सनल लिरिक. ठीक हो गया. तो इसी तरीके से दे फ्लो डीप फ्रॉम हिज हार्ट, इन मोस्ट ऑफ देयर इज अ नोट ऑफ डिजायर. ठीक है, अब अगर हम अपनी डिजायर की बात करें तो डिजायर क्या होती है, इमोशंस होते हैं. इमोशंस क्या होते हैं, पर्सनल होते हैं. In Ode to West Wind, there is a beautiful fusion of lyrical breadth with lyrical intensity. No other poem is more passionate, more full of force, by which the idea and its forms are united into one creation as Ode to West Wind. ठीक है, तो this is a beautiful blend of personal and impersonal poetry. His impersonal lyrics have a prophetic tone. इम्पर्सनल में हमेशा आप एडवाइस करते हो, नसीहत करते हो, कंक्लूजन देते हो, अपनी ऑब्जर्वेशन बताते हो, राइट. तो इस वजह से प्रोफेटिक नोट क्या होता है, आपने जो एज अ बुजुर्ग कोई बात कर दी, वो प्रोफेटिक नोट हो गया. नो डाउट वी फाइंड द प्रोफेटिक टचेस सम ऑफ पर्सनल लिरिक, बट द इम्पर्सनल लिरिक डील ओनली विद हिज ड्रीम ऑफ रीजनरेशन ऑफ मैनकाइंड. ठीक है, उसका एक जाविया है जिंदगी को देखने का कि ठीक है, फिगर एंड फ्रेड्स हैं, लेकिन इंसान को अपने आप को regenerate करना चाहिए. But and his prophecy of golden millennium, this would be an age where man will be free and happiness will overpower the sadness. और ये वो एज है जहाँ पे इंसान बिल्कुल फ्री हो जाएगा और हैप्पीनेस जो है वो ओवर पार कर जाएगी किसको, सैडनेस को. Prometheus Unbound contain many lyrics which deal with the idea of new millennium. Same is true of Revolt of Islam and Queen Maud. Shelley makes use of abstract imagery in his lyric. The concrete objects are present as abstract. This makes his poetry vague and to some critics substance
less and ineffectual. These lyrics seem to have been written by a man living above earth. The best example is Ode to West Wind, where he says that due to mighty wind, the leaves that are driven like ghosts from an enchanter fleeting. Some of his lyrics are highly embellished compositions, mainly because of imagery. The skylark is compared to a poet hidden in the light of thought, and a high bondmaid in a palace tower, soothing her love-laden soul in secret awe. We can easily conclude that a lyricist Shelley is incomparable. In him, we find intensity of imagination and spontaneity. He is sure to survive through his lyrics. They represent the highest achievement of romantic moment. ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेटा इसकी सारी कंक्लूजन है।